थैंक यू। यस सर, सो हमारे साथ श्री टी.एस. सिंहदेव है अभी, और आई डोंट थिंक उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत है, बट as a formal introduction, he is a current member of the Congress party, and he is a politician in Chhattisgarh. He is the health minister in Chhattisgarh, and as well as the portfolio of Panchayat and Rural Development is with him. So thank you sir. And locally I think हम आपको टी.एस. बाबा के रूप में ज्यादा अच्छे से जानते हैं, तो वो और अच्छे से निकल जी, तो बाबा वाला जो फील है वो आता है सर के साथ। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग। तो बाबा, पहला क्वेश्चन आई थिंक हमने, मतलब छत्तीसगढ़ में मैंने ये देखा है कि we've been very successful in keeping the number of cases जो कोरोना पॉजिटिव हैं या उसको हमने एक बहुत ही लो नंबर पे रखा है, and Chhattisgarh as a state has been really successful in being able to do that. So if we can start off by just talking about the Chhattisgarh health model, and ऐसी कौन सी चीजें थी इसमें which have helped us to maintain that low number and to ensure that we stay that way? I think all these efforts of governance are about delivering. So your basic responsibility is to be able to deliver. To deliver, you must have a planned process, and for planning you should know what is your goal, what is it that you are wanting to plan for, what is it that you are supposed to deliver. So from day one, while the coronavirus was still in China, we had decided that it is going to hit the world, it is going to hit India, and it will come to Chhattisgarh, and we need to be prepared for it. So यही प्लानिंग हिंदी इंग्लिश मिक्स करके, या इंग्लिश भी चलेगा? थोड़ा मिक्स कर लेंगे तो अच्छा होगा बस। तो यही हम लोगों की मंशा थी, और जिम्मेदारी महसूस होती है कि आपको कार्य निष्पादन करना है, डिलीवर करना है, और गवर्नेंस में आप अगर हैं तो ये एक्सपेक्टेशन लोगों का रहता है। डिलीवर करने के लिए लोगों के एक्सपेक्टेशन पे, उनकी उम्मीदों पे, उनकी आवश्यकताओं पे जो आपने जिम्मेदारी मांगी है और ली है, लोगों ने नहीं दी है, आपने मांगी और लोगों ने दी जिम्मेदारी, तो मांगने पे जो आपको जिम्मेदारी मिली है उसको पूरा करने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए, योजना होनी चाहिए। और योजना किस बाबत बनाने, तो आपका एक लक्ष्य होना चाहिए, गोल होना चाहिए कि आप किस चीज के लिए प्लानिंग करेंगे। तो पहले दिन से, जब से चाइना में वायरस की जानकारी सामने आई, 2019 के दिसंबर के आखिरी दिनों में इसकी चर्चा चालू हो गई थी, तो हम लोग, मैं भी, विभाग भी, जो विश्व के विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ के, सुन के उनको समझने की कोशिश कर रहे थे। और बहुत पहले मन में ये बात मेरे भी बैठ गई थी कि ये फैलेगा, विश्व भर में फैलेगा। और स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की बात होती थी, 1917-18 की बात भी होती थी, और उस तर्ज पे ये फैल सकता है, ये मान के कि गोल हमारा क्या होगा कि एक बड़ा एपिडेमिक आएगा और उसके लिए हमको तैयारी करनी है, उसके लिए लोगों को राहत पहुंचानी होगी, उनकी देखभाल करनी है। तो देखभाल करने के लिए प्लानिंग करनी है। तो लगभग जनवरी महीने से, फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, हम लोगों ने सोचना चालू कर दिया था। ऑर्डर्स प्लेस, सामान खरीदने के लिए, पीपीई किट्स आजकल चर्चा का विषय है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, उसके लिए खरीदी टेंडर चालू कर दिया था। 26 जनवरी खत्म होते साथ हम लोगों ने रैपिड रिस्पांस टीम्स कलेक्टर की अध्यक्षता में ये स्थापित कर दिए थे 27 तारीख को ही, और लगातार मीटिंग लेके, फिर ट्रेनिंग से लेके कि आखिर आपको काम करना है, तो जो स्टाफ है, ये नई एक परिस्थिति, नई बीमारी कह ले, एक नया इन्फ्लुएंजा आ रहा है जिसका इलाज नहीं है। तब तक ये क्लियर भी हो चुका था कि इसका कोई इलाज दुनिया में उपलब्ध नहीं है और ये बहुत तेजी से फैलता है। तो इन परिस्थितियों में हमको क्या करना है? घातक भी हो जाता है, वायरल लोड बढ़ जाता है, तो लोगों की मृत्यु भी होती है। तो जो स्टाफ लोगों को मदद करने के लिए, उपचार के लिए आगे आएगा, सबसे खतरे में वही रहेगा। तो जैसे सीमा पे हमारे सैनिक गोली झेलते हैं, उनका गोली का सामना करना पड़ता है, उसी तर्ज पे हम लोगों ने स्टाफ के और बाकी जो
प्रशासन का अमला सामने आएगा, उनको सैनिकों के रूप में माना, और जो नागरिक थे उनको भी इसमें हिस्सेदार माना, इस युद्ध में हिस्सेदार माना, कि वो भी फ्रंट लाइन एक तरह से वॉरियर रहेंगे, वही संक्रमित होंगे, उन्हीं को बचाव भी करने में पूरा सहयोग देना है, योगदान देना है, और शासन प्रशासन उनके साथ में खड़ा रहेगा, उनके लिए खड़ा रहेगा, उपचार इत्यादि जब मामला बढ़ेगा तो अस्पतालों की व्यवस्था। तो ये कठिन चुनौती थी। पहले कितने लोगों के लिए प्लानिंग करना, तो कई आंकड़े फ्लोट कर रहे थे वैश्विक स्तर पे, वर्ल्ड वाइड। हमारे भारतीय मूल के भी जो वैज्ञानिक हैं या विशेषज्ञ हैं अमेरिका में, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त यूनिवर्सिटीज में जो काम करते हैं, शोध करते हैं, उनकी बातों को भी हमने सुना, कई लोगों की बातों को समझने की कोशिश की, और टारगेट लोग दे रहे थे कि 20 से 60% आबादी प्रभावित होगी। ये हो सकती है नहीं कह रहे थे, होगी कहते थे। तो वैसा मानते हुए कि ये संभावना है, हम लोगों ने तो उसको संभावना माना और आगे बढ़ते चले गए कि इतने लोगों के लिए अगर इंतजाम करना है तो फिर प्लानिंग ट्रेनिंग का अलग, भौतिक संसाधनों का अलग, टेस्टिंग के किट्स नहीं थे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं थे, वीटीएम किट्स नहीं थे जो सैंपल लेने के लिए था। फिर और ऑप्शंस आते चले गए, लोगों को जागरूक करने की बात थी, वो भी फ्रंटलाइन हमारे वॉरियर्स के रूप में थे, क्योंकि संक्रमण के सामने तो वही खड़े होंगे, उपचार करने वाले तो बाद में आएंगे, जिसको मदद देनी है वो तो बाद में पहुंचेगा। नागरिकों के लिए हाथ धोने जैसी बात, सैनिटाइजर पहले जोर पकड़ रहा था, तो डाइवर्ट करना सैनिटाइजर से कि नहीं, जो सुलभ संसाधन है, जो इजीली आपके पास अवेलेबल है, सोप, हर घर में सोप है, गाड़ी में कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, वहां सैनिटाइजर, गाड़ी में कितने लोग जाते हैं, घर के माहौल में कितने लोग जाएंगे, महंगा भी था सैनिटाइजर, उसकी काला बाजारियां चालू हुई, दवाइयों की काला बाजारियां चालू हुई, पीपी किट्स की काला बाजारी चालू हुई। ये सारी चीजों को समझ के कंट्रोल करना, उसके रिक्वायरमेंट्स निकालना, उसके लिए टेंडरिंग करना, शॉर्ट टर्म टेंडर्स निकालना, फिर टेंडरिंग में समय ज्यादा लग रहा था तो गवर्नमेंट से परमिशन लेना। तो एक तरफ संसाधनों की तैयारी, अस्पतालों की तैयारी, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन पाइपलाइंस नहीं है, तो कहाँ कहाँ हम सिलेंडर से काम कर सकते हैं, कहाँ पाइपलाइन जल्दी जल्दी लगा सकते हैं, लॉकडाउन है, मैकेनिक्स नहीं आ रहे हैं, इंजीनियर्स नहीं आ रहे हैं, सप्लायर्स नहीं आ रहे हैं, मटेरियल नहीं आ रहा है, तो बहुत सारी चुनौतियां थी। और इन चुनौतियों में कैसे हम काम करें, उन लोगों को बुलाएं, उनको सिक्योरिटी दें, काम करने के सेफ अपॉर्चुनिटीज बनाए, माहौल बनाए, ये बहुत सारी चीज। फिर पूरा ट्रेनिंग, नर्स से लेके, वार्ड बॉय से लेके, स्वीपर से लेके, ड्राइवर से लेके, बाकी हमारे जूनियर डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, लैबोरेटरी टेक्नीशियंस, एक्सरे ये सारा जो अमला था उसको शॉर्टलिस्ट करके कि चाहिए कौन, और जो चाहिए फिर उनको ट्रेनिंग देना, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देना, फिजिकल ट्रेनिंग भी देना, उनको एम्स में बुलाना। एम्स ने बहुत मदद की, यहाँ के जो डायरेक्टर हैं और स्टाफ हैं, हम लोग को कभी नहीं लगा कि ये केंद्र सरकार की संस्था और राज्य सरकार की संस्था, हम लोगों ने आपस के जो संबंध बना के भी रखे थे और इस दरमियान भी जो बनाए, तो सीमलेस एक तरह से इंटरेक्शन हम लोग का रहा। कहीं ऐसा लगा नहीं कि कोई दरार है या कोई खाई है या एक कमरे से दूसरे कमरे जाना पड़ रहा है। तो ये कोऑर्डिनेशन रहा, ट्रेनिंग से लेके, उपचार से लेके, आवश्यकताओं के लिए पूर्ति के लिए क्या क्या लगेगा, कितना लगेगा, प्रोजेक्शंस करना, उसकी तैयारी करना, ये सब हम लोग करते रहे कमोबेश। फिर सिचुएशंस अलग अलग बनती रही, उन सिचुएशंस को देखना, देश में तो कोरोना है नहीं, ये विदेश से आएगा, तो विदेश से आने वालों को टारगेट करना। केंद्र सरकार ने जो प्रोटोकॉल बनाए थे वो थर्मल स्कैनिंग करके ही लोगों को भेज रहे थे। कई देशों के प्रोटोकॉल में ही नहीं आया था कि इनको भी देखना है, पहले एक देश का आया, चाइना के लोगों को देखना, आने वालों को, फिर 2-3 देश का और आया, फिर भारत देश का और आया, ये बढ़ता गया, आज तो करीब करीब पूरे विश्व में है। लेकिन हम लोगों ने बहुत जल्दी ये निर्णय ले लिया था कि बताए हुए देशों के अलावा जो भी बाहर से, विदेश से आ रहे हैं, आप तो सबको स्कैन करो, सबको देख रेख में रखो, सिम्टम्स उनके फॉलो करो, असिम्टोमेटिक ये रहेगा 80% लोगों में। ये सारा हम लोगों ने पहले ही मान लिया था कि ऐसा ही होगा। तो सिम्टम्स वालों को ही नहीं देखना है, दूसरों को भी देखना है। फिर टेस्टिंग की सीमा, एक लेबोरेटरी पूरे देश में थी कोविड के जांच की, पुणे में, आज 300-400 लेबोरेटरीज हो गई हैं, तो उसके लिए पहल करना, हमारे को भी परमिशन दीजिए, हमको नए लैब लगाने की अनुमति दीजिए।
तो ये सारा एक साथ चलता गया सिलसिला, और लोगों को राहत देना, संसाधनों की बहुत कमी, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं के बराबर, जीरो। छत्तीसगढ़ में एक भी लेबोरेटरी मान्यता प्राप्त, देश में ही एक थी, तो छत्तीसगढ़ में क्या होता। तो ये सारा प्रोग्रेशन ले जाना, फिर रैपिड टेस्टिंग किट के विकल्प विश्व में आने लगे, तो उसका इस्तेमाल करना कि नहीं, कोई देश कह रहा था मत करो, कोई देश कह रहा था करना चाहिए, ज्यादा संख्या कम समय में करनी है, तो आरटीपीसीआर से आप नहीं कर सकते तो इसको भी उपयोग करो। इसमें खर्चे होते हैं, लाइबिलिटी आती है, जनप्रतिनिधियों क्यों खरीदा, जरूरत नहीं था, बहुत सारे छोटे बड़े चैलेंजेस रहते हैं। तो उन सारे चुनौतियों और चैलेंजेस को स्वीकार करके हम लोगों ने प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ में एक समन्वित कोशिश हम करें। गवर्नमेंट से पूरा सहयोग मिल रहा था, डायरेक्शन मिल रहा था, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन को ले जाते हुए बाहर से आने वाले लोगों से लेकर आखिरी गांव तक, क्योंकि बाहर से लेबर भी आने लगे। कोई बस्तर के लोग गए थे, वो मिर्ची तोड़ने तेलंगाना और आंध्रा जाते हैं, उनकी आना जाना चालू हुआ। कोई कहीं से महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई यूपी से कई प्रकार की स्थितियां थी, और वो सबको जानते हुए पहल कैसी करनी, कोशिश कैसी करनी, हम लोग लगातार करते रहे। ये चांस कहिए, लक कहिए, विभाग की तैयारी कहिए, गवर्नमेंट की सजगता कहिए कि रिजल्ट्स ठीक आए हैं। तो वी बीन लकी, वी बीन वेरी लकी। अभी तक कोई डेथ नहीं हुई है, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक ये ना हो, बहुत अच्छा है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी मृत्यु ना हो। हम इस दौर को भी, ये चौथा दौर आया, पहला दौर फॉरेनर्स का था, फॉरेन से आए हुए लोगों का था, दूसरा दौर तबलीगियों का था, तीसरा दौर कोटा के स्टूडेंट्स और उनके साथ फिर लोग आने लगे थे तो उनका था, और अभी चौथा दौर आइडेंटिफाइबल लोग जो या तो पैदल आ रहे हैं या ट्रेनों में आ रहे हैं या अपने संसाधनों से आ रहे हैं, तो इनकी क्वारंटीन की व्यवस्था, इनके ट्रेसिंग की व्यवस्था, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था, प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स को पहचानना। मेरे को हुआ और मैं जब पॉजिटिव आया तो मैं किस किस के टच में आ गया था, तो वो टेलीफोन हमारे कंपनियां उसके माध्यम से उनके नंबर की ट्रेसिंग करना, बहुत बहुत सारी गतिविधियां एक साथ चलती रही। और काबिल अधिकारी हम लोग के साथ थे, काबिल स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर्स, हम लोग, उन्होंने बहुत साथ दिया, किसी ने बैकआउट नहीं किया। पुलिस का महकमा पूरे समय लगा रहा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का महकमा, बहुत लोगों ने मिलके काम किया। तो अभी तक के परिणाम संतोषजनक कहे जा सकते हैं कि कोई नेगेटिव नहीं आया है। लेकिन it is a matter of time. I think we will be very, very, very lucky अगर ऐसी स्थिति हो कि जितने लोग भर्ती होंगे वो ठीक होके घर चले जाएं, तो ये बहुत बड़ा लक होगा। अभी तक तो it is holding, समय पे पता करना इसका क्रक्स है। लोग पूछते हैं कि ये छत्तीसगढ़ मॉडल की क्या खासियत क्या है, आप क्या कोई दवाई आपने बना ली है जो चुपके से दे रहे हो, पेटेंट आपने अपने पास रखा है, फिर टीएस बाबा प्रोडक्ट बन जाएगा बाद में, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। छत्तीसगढ़ कोई प्रोडक्ट तैयार नहीं कर सका है, दुनिया में ही नहीं है, नहीं तो हम लोग सबसे पहले होते कि शेयर करते। लेकिन टाइम से लोगों को वायरल लोड ज्यादा होने के पहले आइडेंटिफाई कर देना, मैं समझता हूँ कि आज की पोजीशन जो है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हाई वायरल लोड के पेशेंट्स अगर आते कोमॉर्बिडिटी के साथ, दूसरी बीमारी भी उनको है जिसमें वो सेंसिटिव हो सकते थे, तो बहुत मुश्किल होता ये नतीजे लाना। राइट, थैंक यू बाबा, दैट मतलब वेरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की आपके चैलेंजेस भी क्या थे और क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती है टू सेट अप अ सिस्टम ऑल्सो। तो इट्स नॉट वन थिंग, आप मल्टीपल चीजों पे ध्यान रख रहे हैं। आई थिंक क्रक्स इस पूरी चीज का जो आपने बोला है वो प्लानिंग ही है, प्लानिंग और फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले उसका, जैसे आपने बिगनिंग में बोला, गोल है, फिर उसके लिए आप प्लान करिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन सही से हो। तो इसमें आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन किए जिस पर कुछ सवाल आ रहे हैं मेरे मन में। एक आपने एम्स का जैसे बताया, तो सेंटर स्टेट की जो बात होती है, तो बिकॉज हमारा फेडरल सिस्टम है, बट फेडरल कोऑपरेशन के सिस्टम में हम सेंटर स्टेट के कोऑपरेशन के बारे में व्हाट डू यू हैव टू से, मतलब जस्ट योर व्यूज की ऐसे क्राइसिस में व्हाट शुड बी द सेंटर स्टेट कोऑपरेशन का मॉडल? the model should be the relationship we've had with AIIMS. ये होना चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच के संबंध।
हम लोगों ने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर नागरकर, इनके साथ कोविड आने के पहले ही काम करना चालू कर दिया था। सुपेबेड़ा में किडनी के सीकेडी की बीमारी की बात आई थी, कुछ डेथ्स वहां हो रही थी, और बिंदुओं में भी हम इनसे मदद लेते थे। उसमें हमने इनसे मदद मांगी कि आप चलेंगे क्या, तो वो राजी हुए और हम लोग उनको लेके हेलीकॉप्टर से गए सुपेबेड़ा में, उन्हें भी देखा। उसके बाद स्टडीज उसके लिए इंक्वायरीज, तो एक संबंध हम लोगों ने उनके साथ बना रखा था। इज अ जेंटलमैन एंड कमिटेड पर्सन, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और हम लोग के जो संबंध बने, उन्होंने ही शुरू से अपने आप को केंद्र सरकार एक अलग दुनिया है, प्लैनेट मार्स है या प्लूटो है या नेपच्यून है, ऐसा संकेत ही नहीं रहा। वी आर पार्ट ऑफ द सेम फैमिली, वी आर पार्ट ऑफ द सेम कमिटेड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग टू द पीपल यूनिट, ऐसा मान के हम लोगों ने काम किया था। और वो बेस बना हुआ था जो कोविड में भी हमको काम आया। तो ऐसे ही संबंध राज्यों में और केंद्र में होने चाहिए, ये नहीं कि हम अलग हैं आप अलग हैं। और मैं समझता हूँ कि एम्स के साथ जो छत्तीसगढ़ का रिलेशनशिप बना, ये आइडियल फेडरल स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं हो सकता। राइट, थैंक यू बाबा। इसमें कुछ और क्वेश्चंस आए थे कि बिकॉज आप रूरल डेवलपमेंट भी देखते हैं, एंड हम अभी देख रहे हैं जैसे कि जो श्रमिक आ रहे हैं वो वापस गांव में जा रहे हैं, तो हमारा जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे सपोर्ट कर सकता है इस क्राइसिस के सिचुएशन में? डू यू थिंक दैट ओवरऑल हमें कोई स्ट्रेंथनिंग मेजर्स लेने हैं फॉर द लॉन्ग टर्म कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एबल टू सपोर्ट अस इन डिफरेंट टाइम्स, ऐसे क्राइसिस के टाइम्स पर? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, तो ये पर्याप्त संख्या में अवेलेबल है। वो किस क्वालिटी के हैं, वी कैन नॉट से दे आर गुड क्वालिटी होटल्स, फॉरगेट 5-star hotels, they are nowhere near that, but they have a basic roof and a floor and reasonable cleanliness, but they don't have enough toilets, they don't have enough bathing space. They are designed for students coming in for 3-4 hours studying and going back, 4 घंटे 5 घंटे है, बस उसी का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो वो लिमिटेशन उसकी है, पर वो बेस्ट अवेलेबल था। आंगनबाड़ी के बिल्डिंग्स हो गए, हॉस्टल्स हो गए, जो स्कूल के हॉस्टल हैं, छोटे बच्चों के हॉस्टल हैं, 9th-12th क्लास के बड़े बच्चों के हॉस्टल्स हैं, ये जो अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर था, कॉलेजेस के हॉस्टल हैं, आईटीआई के, पॉलिटेक्निक के, इनका हम लोगों ने इस्तेमाल करने की कोशिश की। तो ये जिस क्वालिटी के होते हैं गवर्नमेंट के, उस क्वालिटी के अवेलेबल थे, उस लिमिटेशन के साथ। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और रूरल एक्टिविटी के लिए मनरेगा से बेहतर कोई विकल्प नहीं है। वो 200 दिन की बात है, वो ये पैंडेमिक बताता है कि हमको 200 दिन क्यों रखना चाहिए। सामान्य रूप में अगर आपने थ्योरेटिकली 200 दिन भी रखा, तो लोगों को काम की जरूरत नहीं है तो वो नहीं आएंगे। बट दिस इज द टाइम हमको ये सोचना चाहिए कि जो मनरेगा का एक्ट में हमने 100 दिन एनश्राइन किया है, उसको 200 दिन कर देना चाहिए। If people want, they'll come. If people don't want, they will not come. Average wage ऐसे भी 30-32 का ही रहता है। 100 दिन के एवज में एवरेज वेज जो साल का आता है, it is about 30-35 days. So, but for such contingencies, you should keep 200 days. फिर हेल्थ की आपने, मेरे ख्याल से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का आपने पूछा। I hope Chhattisgarh and the country and the world wakes up to what was decided in 1948. यूएन में बात हुई थी कि हमको राइट टू हेल्थ लोगों को देना है। 1948, 72 years बैक जो दुनिया के लीडर्स ने सोचा था, आज दुनिया के 200 से आसपास देशों में से 7 या 8 देशों ने उसको लागू किया है। और अमेरिका में जो सबसे विकसित देश माना जाता है, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी की ग्लेरिंग कमी सामने आई। They just did not have the public service infrastructure there, and a massive wake up call for the world community, world leaders, and public persons like us also कि health facility को ramp up करने के लिए now get commitments from your governments and people in power to delegate not less than for the beginning 6% and then take it down to 2.5-3% of the GDP. ये health में लगना चाहिए, वरना आप हर बार कहेंगे कि कोई पेंडेमिक आ गया, अब तैयारी करो, अब करो। You don't have it.
उतने आपके पास नर्सेज नहीं है, उतने आपके पास डॉक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि आप उनको तनख्वाह देने के लिए बजट में पैसा नहीं है। नर्सेज छत्तीसगढ़ में ही 28,000 32,000 अनएम्प्लॉयड है। नर्सेज अकेले छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयड है, रजिस्टर्ड नर्सेज जो अनएम्प्लॉयड है। अगर उनके तनख्वाह देने के लिए बजटरी प्रोविजन आप कर दो, दवाई और इंफ्रास्ट्रक्चर तो वन टाइम है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्टिकुलरली, दवाई रिकरिंग हो सकता है, बट नर्सेज इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, डॉक्टर्स कंटिन्यूइंग एक्सपेंडिचर। तो ये आप नहीं दोगे बजट में तो सर्विस कैसे देंगे आप? कहां से आदमी लाएंगे? पब्लिक सेक्टर खड़ा रहा, प्राइवेट सेक्टर थोड़ा पीछे हट गया। आई एम सॉरी टू से, अगर डॉक्टर्स होंगे पैनल पे तो माफ करेंगे, लेकिन मुझे ये थोड़ी मेरे को दुख हुआ, मेरे को दर्द हुआ थोड़ा, कि जब मैंने देखा कि पब्लिक सेक्टर्स के सारे लोग खड़े रहे और प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत लोगों ने अपने बंद कर दिए थे, धीरे धीरे अब खुल रहे हैं। तो ये जो कमी महसूस हुई कि क्यों होना चाहिए पब्लिक सेक्टर हेल्थ के क्षेत्र में, खास करके बिजनेस, ओके गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू डू बिजनेस, मैं मानने को तैयार हूं, बट सर्विसेज लाइक हेल्थ, it should be the business of a government to provide it to every citizen, every citizen. ये I hope COVID ने हमको ये सिखा दिया। Most definitely, I think the first time I met you, तब भी हम इस right to health के बारे में बात कर रहे थे कि this should become a right, like education जैसे एक right है, food जैसे एक right है, right to health जब तक नहीं आएगा, it will not be a justiciable act for the entire country. So, इसमें are there any best practices that you've seen in the pandemic, in handling a pandemic situation, specifically right now of COVID, across the nation and across the world as well? Any bright spots जो maybe just one or two that you felt have stood out, जो आपने सोचा छत्तीसगढ़ में इसे लागू करें तो अच्छा होगा? एक तो माधुरी जी, there is no treatment for this. So there is nothing that you could do in terms of treating people. The most important was making them aware. You don't need actually a doctor till later stages. If 80-85% of the people are going to be asymptomatic, तो वो तो कैरियर बन के खुद ही ठीक हो जाएंगे, इम्यून सिस्टम उनका खुद ही कोविड को पार पा लेगा, it will have got over the COVID virus. So what is needed was for them not to become spreaders. Why do you need to wash your hands? Why do you need to keep physical distancing? Why do you need to wear a mask? I think this was the most important thing in this, the procedure. Other procedures were not mixing up COVID facilities with the non-COVID regular facilities. That was very important. Wherever you mix them up, either the staff or the facility contamination spread. So you need to have dedicated facilities for such situations. If a pandemic comes and then you suddenly vacate a hospital, then those services get affected. Our institutional deliveries fell, immunization was affected, other ailments. Okay, there was a lockdown, so nobody was driving, so there were no road accidents. So we can't have no driving because there will be road accidents. So in a normal situation where there will be a pandemic and where routine health services are required, you need to have both categories ready. With limited people, you can't service COVID and regular health services. So you need to be prepared for those sort of things. Right. Thank you. We are getting questions on the chat, and I'll just read out a few that have come in. So, one question that has come in from a couple of places is about the quarantining. This we got on Twitter and here as well, that why is it important to have a 14-day quarantine period? The incubation period for the virus to show itself is supposed to be between 5 to 10 days, and within 14 days you should be either showing symptoms or not showing symptoms. If you are asymptomatic, you are a very low load carrier. If even in 14 days time you haven't got the virus, you can go home, but now the guideline is another 14 days of home quarantine. They have diluted it to 7, but 14 days plus 7 days at least, if not another 14 days, be careful. You may be carrying the virus, but because the load is so small, you are not showing symptoms, but you may very well give it to your mother, your father, your wife, your husband, your children.
or your relatives or your friends, whoever you come in touch with. So that is the incubation period. It is presumed to be that. Suppose you get contaminated on the 14th day. That is why the cycle never ends. Yeah. You get contaminated on the 14th day, you leave without knowing that you have been contaminated or you have got the virus, and you give it to another person on the next 14th day. So the chain is continuing. Plus, researchers have also found that in fecal matter, the virus is prevalent up to 40 to 50 days. 40 to 50 days after you have tested positive for the first time, the virus is present in fecal matters to a long period of time. So there is no easy way out. The most important thing to take home from coronavirus is there is no easy way out. Lockdown won't help. No lockdown won't help. Just having part social distancing won't help. Part anything won't help. It has to be a constant, continuous, new way of life. Otherwise, the threat or the very real possibility of continuing the corona cycle is there. Corona is going to stay with us. It is going to be with us for years to come, probably. I hope it dies down by itself. There is something in it that will kill it and it will vanish from the face of the earth. We'll get a vaccine or something soon, maybe 6 months, 12 months, or hopefully sooner. That will come. But the virus will stay as other viruses are there. So we are to live with this very fast, very rapidly spreading virus, which can be lethal. It can lead to a mortality. Percentage will be little. The number of people dying from the coronavirus may be as little as 0.001% of the population. So it's not a big scare. It is not a threat to humanity. Herd immunity will set in before that. But as we are seeing things, 0.001 to at most 0.01% of the population may face mortality, or it will be 0.002, 0.003, 0.004 of 7 crore people, 7 billion human population. So those who will probably pass away due to corona, die due to corona, will be very limited. But the idea is to save them, save every possible life. Most definitely. I think every life is valuable. So whatever we can do to be saving each life is important. Another question that we got is कि अभी currently क्या constraints हैं in increasing the number of testing in the state by 2-3 times? Is it the availability of test kits, labs, manpower, or the cost of testing? Lab number one, because these labs are highly contagious. They have to be of a very specific minimum specification. You can't test it in the open. The pressures are there, the virus will spread. You cannot test it in the open. So these labs are accredited by the ICMR. Now that authority has been delegated to AIIMS. So AIIMS representatives go and inspect these labs where they are coming up. And once they certify that it's okay, it's safe enough, then only you can test. So one is the infrastructure of the laboratory, then is the testing kits available. Earlier, you're right, they were not available when only NIV Pune had the lab in the country. The number of RT-PCR kits that were being produced was minuscule. Then other private players came in, then they started manufacturing, and now you're supposed to have. And the more you use, the cheaper they will become. The more you use, the cheaper they will become. And the more you use, the more you will know. So you need to test. You need to have more facilities, which will also serve other purposes. If you have a level 2 laboratory or a level 3, you need a basic level 2 laboratory. But if you have a level 2 or level 3 laboratory, it will not be only for corona. That laboratory will continue with you as an asset for other laboratory tests in the future. So we must have more of these laboratories installed. They cost about 1.5 to 2 crores, but I don't think that is a big amount. We should have a large number of laboratories for testing. Right. Thank you.
the next question that we have is that with the migrants coming back, do we have the capacity in the state to take care of them right now? And what are the measures that we are taking? And specifically, so if we have ideas, what should other states keep in mind? Because this is happening across the country. So what are maybe top 2 or 3 points that you think on this? One is to identify each person coming into the state, whether they are migrants or citizens who are locked outside, relatives gone for a vacation, for meeting family members, for a wedding or cremation, something. They went out and they got locked down on the 24th of March. So anybody coming in, number one, we should be able to identify every one of them. If we are not, then those are the gray areas where you could have people who will be spreading the virus. Then taking it down to infrastructure, we discussed there is reasonable infrastructure at the up to the village level. There is reasonable infrastructure, but the quality of service we are going there may not be perfect. There are a lot of questions which are coming up that at some facilities the management is not good enough. It can be better and it should be better, and the government needs to look into that. I accept that. More needs to be taken care of every center. Maybe 90% of the centers are okay. They are reasonably well managed. But that 5-10%, there are complaints. There are people who are saying that quality of food may not be good enough, the staying conditions may not be good enough, water may not be sufficient, toilet facilities, washrooms may not be available. So these are complaints which are there. Some are within reasonable limits. Most, I would say, up to 90-95% should be okay. Not very good, but okay. And that 5-10%, it certainly needs to vigilance to be there. So the district administration takes care of this. The Panchayati Raj department identifies the units and makes their staff also available. The Panchayat Pratinidhis are also there, representatives are there. The staff of the Panchayat is also there. Then you need a police type of person to stop the people who will have reasonable control. You don't have a police person, you don't have enough police persons. So let us say the village kotwar, then the Sachiv, secretary of the Panchayat, they are there. And social groups, we'd like to get the help of socially active groups, NGOs or other persons who can contribute, take up these villages, and we'll take care of that, maintaining distance. A health person contacting them every day. We're trying to get them online. All these facilities online, so that we have a daily report of things like is soap there? Did you get food at the right time? Did you get tea in the morning and evening? Did a health person come to ask about your welfare? How you are? We can't send a doctor, but the Mitanin can be there. The sub-health center personnel have been given the responsibility of visiting centers within their area. 3,000 to 5,000 population is supposed to be a sub-health center. So that sub-health center personnel should be checking up. Then once or twice in a week, doctors maybe, if they can take a round of these facilities. So now we are reaching a peak of people coming in. Now discharges have started. Those who had come 14 days earlier, now it's time for them to go into home quarantine. So that process is also started. So more or less at a time, about 2 to 2.5 lakh people would have been in public facilities in Chhattisgarh. The number may go up to 3.5, 4 cumulatively, but as they'll now come, people will also be moving to their homes for quarantine. Right. Thank you. We have a lot of questions from students, sir, कि अगर schools खुलने वाले हैं या colleges खुलने वाले हैं, तो उसमें हम students के health और safety के लिए क्या कर सकते हैं? Is there anything, any suggestions that you have on that? It is the same thing. हाथ धोना, सैनिटाइजर अगर हो सकता है, स्कूलों में सैनिटाइजर होना चाहिए, क्योंकि घर के बाहर हैं, सभी स्कूलों में उतना पानी साबुन के लिए, हाथ धोने के लिए शायद ना हो. Physical distancing, a must. You don't need a mask if you adopt physical distancing. You need a mask because you cannot, or you fail to adopt physical distances. If you keep 6 feet away from each other at all times, you don't need a mask. But you need a mask because you cannot, at many a time, maintain that 6 foot distance, at least 2 meters, 6 foot distance. So even the children will have to adopt that same. Very difficult to expect our small toddlers in KG
to understand that they need to be maintaining physical distancing is being completely, silly. How can a child of that age understand physical distancing? So managing that, it's very difficult. Children tend to hug each other, come close to each other, hug their parents, hug their teachers. They need that warmth, body warmth, that is those basic things. So it's a big challenge. So this pressure of getting the uh, machine of life moving again can't get bogged down in COVID. We have to get out of this COVID uh, quagmire. So how do you get out of the COVID quagmire? Start doing everything that you were doing earlier differently. Do those activities, but in a different reality, in this new reality. So children, small children, I am very worried. We need to be very, very careful. As the children are older, today they are much more mature, much earlier. So middle school onwards, maybe the worry will be a little less. Colleges, even less of worry. Class 9 onwards, much lesser cause of worry. But small children, cause of great worry. राइट, थैंक यू. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि डू हेल्थ मिनिस्टर्स एंड हेल्थ सेक्रेटरीज एक्सचेंज नोट्स अक्रॉस स्टेट्स? तो आपका कोई फॉर्मल फोरम है क्या, जैसे कि जीएसटी काउंसिल है, टू प्लान फॉर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर? एंड इफ दैट डजंट एग्जिस्ट, then how can this be mobilized to coordinate a sort of a more cooperative action across the country? This is the question for the national level? Yes sir, national level. So jitne bhi national level, we don't have a forum as such, though there are formal meetings for health departments once in a year or twice in a year. We are called by the central government representatives and we get together, they ask us for our views, etc. But it is not a continuous like the GST Council. There is no such body. There is no such body. Maybe there should be. Maybe there should be. Yeah. In your opinion, do you think कि ये कैसे mobilize कर सकते हैं, या इससे कुछ help होगा if there is coordination across all states? GST became a one nation, one tax thing. Health today is the responsibility of the state governments. So centralizing it would again be maybe imposing or breaching that federal structure where these responsibilities are shared by states and the central government. So where you have an AIIMS and the health infrastructure of the state government, coordination is what is needed. Like AIIMS and Chhattisgarh Health Department, excellent coordination. So that is what is needed, where you have central governments giving money for healthcare, and you have the responsibility for executing them with the state governments, except in centers like AIIMS, which are governed by the central government. So a body which meets every 3 months at least, I agree it should be there. Great, thank you sir. एक और क्वेश्चन है, मैं पढ़ती हूँ यहाँ से, कि सवाल ये है कि जब सारे प्रवासी मजदूर अब वापस आ रहे हैं तो उन्हें रोजगार देने के लिए या उनकी आजीविका को लेकर क्या तैयारी है और हम क्या कर सकते हैं जिससे वो पलायन नहीं करना चाहें फिर से? इसमें मनरेगा जैसा काम है, हम ये मान के चल रहे हैं कि ज्यादातर ये ग्रामीण है, शहर में समस्या है। जो मजदूर शहरों में आके रहेंगे, शहरों में मनरेगा जैसा विकल्प नहीं है, और ये मांग है कि ऐसा विकल्प हो। हमारे यहाँ राहुल जी ने भी मांगा है, हम लोग भी मांगते हैं कि अर्बन मनरेगा जैसा भी कुछ होना चाहिए। आप उसके 60-40 रेशो को पलट दीजिए, 30 लेबर 70 मटेरियल कर दीजिए, लेकिन होना चाहिए। गांव में जितने लोग आ रहे हैं, 14 दिन के पब्लिक क्वारंटीन के समय ही एक 40 बिंदु का क्वेश्चनर हमने बनाया है, जिसका एक हिस्सा ये हेल्थ वर्कर्स का भी है। उसमें एक क्वेश्चन है कि आपके पास मनरेगा का कार्ड है कि नहीं, जॉब कार्ड है कि नहीं। तो वहां जितने लोग आ रहे हैं उनसे पूछा जा रहा है या पूछा जाना चाहिए कि आपके पास जॉब कार्ड नहीं है तो घर जाने के पहले ही आपको जॉब कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा, राशन कार्ड अवेलेबल करा दिया जाएगा, आपको राशन भी मिलेगा और आपको जॉब अगर करना है मनरेगा में तो जॉब भी मिलेगा। तो ये हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति जो काम चाहे उनको मनरेगा में काम मिल जाएगा। स्किल डेवलपमेंट का भी इसके साथ है कि कई लोग आ रहे हैं, वो मेसन्स हैं,
कुछ उनके पर्टिकुलर स्किल्स हैं, तो वो स्किल्स को भी हम लोग वो 40 पॉइंट के क्वेश्चनर में ले रखा है। तो उनको आइडेंटिफाई करके उस टाइप के स्किल जो उनका स्किल है उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट उनको देने के लिए ये भी प्लान है। राइट सर। कल 2 दिन पहले एक्चुअली हमारी चर्चा निखिल डे से भी हो रही थी, जो मनरेगा से बहुत ही जुड़े हुए हैं। उनका एक थोड़ा इसमें हटके ये सजेशन था कि मनरेगा जो जैसा चल रहा है वो चले, बट एक डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर के टाइम पे मनरेगा का कुछ एक और फॉर्मेट लिया जाए जो सिमिलर ऐसी चीजों पे है बट डिजास्टर से जुड़ा है। तो वहां पे आप और कौन सी चीजों को ले सकते हैं। तो वो सुझाव इंटरेस्टिंग था, थॉट मैं बस आपको मेंशन करूं कि वो वैसा है। इसमें पहले क्या होता था कि जब रिलीफ होती थी, फैमिन होता था, तो काम खोल दिए जाते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल करा देती थी और डेली वेज दिया जाता था। आज मनरेगा में डेली वेज नहीं मिलता है, मेजरेबल वेज मिलता है। आप जो भी काम करते हैं वो क्वांटिफाई करके और उसको एक दिन के वेज के बराबर अमाउंट तय करके उसको देते हैं। 10 बाय 10 का 9 इंच का अगर आपने मिट्टी खोदी तो उसका आपको 190 रुपया छत्तीसगढ़ में मिलेगा। 20 रुपया बढ़ेगा तो शायद 210 मिल सकता है। तो क्वांटिफाइड वर्क है। जब मनरेगा आया यूपीए के समय, तो उन्होंने मेरे ख्याल से ये सही कदम लिया कि एकदम फ्री नहीं छोड़ा, क्योंकि इसमें करप्शन का मैंने देखा कि बहुत स्कोप रहता है कि अगर आपने वेज खोल दिया कि जो आए उनको वेज दो, तो मेरे जैसे लोग गड़बड़ करते हैं, फॉल्स हाजिरी भरते हैं और पैसे गबन कर लेते हैं। तो ये और वो अकाउंटेबल नहीं हो पाता। आइडियली अकाउंटेबल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं हो पाता। तो मैं मनरेगा के इस स्वरूप के पक्ष में हूँ। हालांकि जॉन रीस साहब के साथ भी हम लोग एक इंटरेक्शन कर रहे थे, वो भी क्वांटिफाइबल मेजरमेंट के बहुत पक्ष में नहीं थे, वो इसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखना चाह रहे थे। लेकिन हमारा सिस्टम आज भी जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। अगर महामारी में काला बाजारी करने से लोग नहीं चूक रहे, एक N95 मास्क जो 45-50 रुपए का मिलना चाहिए वो 300-300 400 रुपए में बिकता है। एक सैनिटाइजर जो 50 रुपया का बिकना चाहिए वो 500 रुपए में बिकता है। जहां हमारी समाज में मानसिकता ऐसी है, वहां पब्लिक फंड्स को अकाउंटेबल रूप से हम बड़े स्केल में जब करते हैं तो यूज कर सकें, ये भी जरूरी हो जाता। आसान तरीका क्या है? कैश दे दो, गिव कैश। वो एक डेली बेस लगाओ, हाजिरी लगाओ, तो टीएस बाबा आएंगे, 10 लोगों का नाम जुड़वा देंगे, वो काम नहीं करेगा, बेच लेके टीएस बाबा चले जाएंगे। तो ये जो लीकेजेस है सिस्टम में, आइडियल क्या है? कैश दीजिए, आइडियल है। आप आज काम करने आए, आज पैसा ले जाइए, आइडियल सिचुएशन है। लेकिन हम लोग खुद उस सिस्टम को तोड़ देते हैं, उसको करप्ट कर देते हैं। तो करप्शन से बचने के लिए, पब्लिक मनी को अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए ऐसे सिस्टम्स फिर बनते हैं कि नाप हो तब पैसा ले जाओ। तो ये इतना फर्क है। पर क्या ऐसे पेंडेमिक में हमको उसको खोल देना चाहिए? एक साल अगर टीएस बाबा कुछ गड़बड़ भी कर ले तो करने देना चाहिए, बाकी लोगों को मिल जाए। ये मूड क्वेश्चन है, लेकिन वेजेस जरूर बढ़ने चाहिए। साल में 2 या 3 महीने बरसात के होते हैं तो अमूमन वैसा काम नहीं हो पाता या दूसरा काम हो सकता है। लेकिन अगर 52 दिन संडे के हैं तो 365 में से 52 दिन घटा के आइडियली 312 दिन का आपको काम मिलना चाहिए। 313 दिन का काम आपको अवेलेबल होना चाहिए। 313 दिन। हम लोग तो 200 दिन की बात कर रहे हैं। उसी में बरसात के समय भी कुछ ना कुछ काम ऐसा होना चाहिए जो आप कर सकते हैं। 313 में 1 महीना घटा दीजिए, 2 महीना घटा दीजिए, 60 दिन घटा दीजिए, तो भी 250 दिन के आसपास कम से कम काम होना चाहिए। हम लोग खुद ही डिमांड अभी 200 का कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने डिमांड किया है कि मनरेगा कम से कम 200 दिन का हो, लेकिन आइडियली लॉ में 300 दिन अगर कोई करना चाहे तो वो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। 250 दिन कम से कम अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। राइट सर। मैं आई एम अवेयर ऑफ टाइम आल्सो, 4 बज गए एंड आई नो यू आर वेरी बिजी। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रॉम द ऑडियंस, जो ये है कि मतलब हम अभी एक दिक्कत देख रहे हैं कहीं कहीं पर ऑफ राशन की अवेलेबिलिटी जो होती है खाने की, क्योंकि बहुत लोग जिनके पास राशन कार्ड है वो कहीं और का बना है या वो कहीं और है। तो ये यूनिवर्सल राशन कार्ड की जो बात होती है उस पे आपके व्यूज क्या हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और 4 बजे अगर आप चाहें
मैंने जवाब में ज्यादा समय ले लिया, तो कुछ समय और आप क्वेश्चंस ले सकते हैं. आई डोंट नो हाउ यू हैव टाइड अप योर साइड. राशन की पोर्टेबिलिटी, कार्ड की पोर्टेबिलिटी इज नो इशू. इट शुड बी देयर इज नो प्रॉब्लम. एक ये कार्ड आधार सीडेड हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में कर रखा है, तो हम लोगों को तो कोई इशू ही नहीं. देश में अगर आधार सीडिंग नहीं कर रखी है, तो पोर्टेबिलिटी में वही फिर है कि चीटिंग द सिस्टम. मैंने 4 जगह राशन कार्ड बना लिया और मैंने 4 जगह राशन उठा लिया, तो ये इट नीड्स टू बी चेक्ड, बट इट शुड बी मेड अवेलेबल टू एनीबडी एनीवेयर इन द कंट्री. छत्तीसगढ़ ने यूनिवर्सल ये अपना खाद्यान्न सुरक्षा कानून अडॉप्ट कर लिया है. वी आर गिविंग यूनिवर्सल पीडीएस. सो इवन आई एम एंटाइटल्ड टू राइस. I have a ration card. I had that ration card made not to pick up the ration. I won't be picking up the rice, but to say that if I can have a ration card, everybody can have a ration card. So we should have universal food security in the country, and every citizen should have right to a minimum amount of ration, and it should be portable anywhere in the country. Right. Thank you, sir. So एक क्वेश्चन और था, सिंस यू आर काइंड इनफ टू एक्सटेंड बाय 5-10 मिनट्स. एक और क्वेश्चन आया था जो हमारे बाकी के लोग जुड़े उनसे, कि मेंटल हेल्थ के बारे में हम क्या सोच रहे हैं. बिकॉज फिजिकल हेल्थ की बात तो चल रही है, बट एक तो ड्यूरिंग दिस क्राइसिस ऑन डिफरेंट ग्रुप्स, बच्चों पे अलग प्रेशर है एंड अडल्ट्स पे भी अलग प्रेशर है. तो हाउ आर वी थिंकिंग ऑफ मेंटल हेल्थ एंड व्हाट कैन वी थिंक ऑफ डूइंग टू कॉम्बैट the challenges that are occurring? We do think about it, but frankly, we don't have the trained capacity to actually deal with it in the sense of the nature of psychiatric treatment available without a stigma in Western countries. मेरे को ऐसा लोग बताते हैं कि Western countries में it's a normal thing, just like you're consulting a physician, you're consulting a psychiatrist. It's no big deal. But in our country, if you talk of a psychiatrist, you will say कि पागल तो नहीं है. So we still have a little bit of a stigma with it, and we are directed by courts today to establish mental health centers. So when the court directed the Chhattisgarh government, we have started establishing this center. Today we have only one center in Bilaspur. For the entire state of Chhattisgarh, we have one center, dedicated center of probably 100 beds only in Bilaspur, and that is in the process of being manned. We face a lot of practical difficulties getting people with in mentally challenged states of mind. It's a very big problem to take them from wherever they are to Bilaspur. They resist, and there are various aspects. But for COVID, one mental, or let us say psychological aid is available on 104. We have people, dedicated people, to give advice. If you're feeling stressed, you can talk. We are not having stress busters apart from Ramayana and Mahabharata and TV. Just the other day, we decided in the cabinet, ministers, CM had called, that we'll make televisions available in all quarantine centers, so they have something to divert. So this relieving pressure on the mind, COVID. Watch a beautiful pasture somewhere, वादियाँ, पहाड़, बर्फ है कहीं पर, पानी है सुंदर कहीं पर, कहीं beaches हैं. Watch something, relieve your stress. And every district has a psychiatric help desk. So every district hospital also has a desk where mental health services they have been made available. We have had a collaboration with NIMHANS, and we have trained some of our manpower. So every district hospital does have a desk, help desk, but it is in India and in Chhattisgarh at a very primary level. There are sad cases where some people have committed suicide in quarantine centers. So there definitely a lot of mental pressure. We are not very well equipped to help the people. तो सर, इसमें आपको क्या लगता है कि कैसे सिविल सोसाइटी, एनजीओज हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, नॉट जस्ट मेंटल हेल्थ बट ओवरऑल ड्यूरिंग द क्राइसिस, हाउ कैन दे बी मोटिवेटेड टू कोलैबोरेट विद द स्टेट गवर्नमेंट्स? तो उनकी क्या भूमिका हो सकती है, एंड उनका रोल आप कहाँ पर देखते हैं?
एक तो हाथ जोड़ के मदद मांगूंगा मैं कि सारे ऐसे जो अपने वेल थिंकिंग पर्सन्स हैं आप सामने आए। एंड अगेन जैसे आपने पूछा था कि हेल्थ के लिए जीएसटी जैसा काउंसिल है कि नहीं, आई डोंट नो इफ एनजीओज रियली हैव अ सेंट्रल बॉडी वेयर दे कैन सिट। मैंने ये महसूस किया कि वर्क डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हमको। इफ वी हैव लेट अस से 100 एनजीओज, we have 20,000 villages. How many villages can an NGO take? You know, distribute that work amongst ourselves. I'll take care of this, I'll take care of this, I'll take care of this. These districts first, we have only 28 districts. We'll have enough NGOs to be present in every district. We have 146 blocks and we have 160 odd urban bodies. So that's about 300. So 300 NGOs, we have very many more than 300 NGOs. So at least one NGO per block and per municipal body, at least one. And then as many NGOs we have, distribute areas within that block area or that urban area. If we can do that, not overlapping our efforts, demarcate areas where we are present, we can let the government know that we'd like to work in this area. I'm sure the government will be very relieved also and very happy if such right thinking people come forward. They help so much in taking care of migrants, outstation migrants, giving them food, giving them shelter, water, providing them for a lot of care, soaps and sanitizers. People have come forward and donated in a big way. So we have the heart. We have the heart. We need again to plan. We have a goal. We want to help in this. So we have to plan how and then execute it. If you all come forward, those friends who are on the talk show today, we'll be extremely grateful. Great, definitely. हाँ, तो अभी अगर कोई हमारे साथ लोग जुड़े हैं तो इसके बाद they can reach out and get in touch. We are already associated and मतलब अभी हम Indus Action, we've been working with you for the past few months now, so that has been, yeah, definitely I can assure कि people are welcome to be joining the government and working with them. एक question अभी आया है कि is it possible to train for a new lifestyle? जैसे आप बोल रहे थे that we should start doing the things we were doing differently. So keeping health as at the center of it, in this new lifestyle, except for say maintaining social distancing, या हमें वो उसके अलावा ऐसा क्या है जो हमें start करना चाहिए to be to able to be in this new lifestyle? One is prevention. One aspect is prevention through these physical measures. The other is building your immune system. So you can build your immune system through intakes of herbs and medicines, etc., which help build your immune system. Then you can do things like exercising and other activities. People suggest yoga even. So that is another thing that can be done to build up your immune system, immune body system. And the habits die hard. So it's very difficult not to put forward your hand to shake your hand. I mean, it comes very easily to me. I want to shake the other person's hand the minute we come across each other, hugging each other. It's difficult to break this habit, but we need to be aware. If there is the sense of fear, then we should use it to mold our behavioral patterns. We should use this. This is a time where there is this pressure of COVID. Accept it as a reality, something that is going to be with us, and we need to change these patterns. Imagine, I say sometimes when my mother used to tell me that when she came as a bride, she had a ghungat right up to here. She didn't need a mask. But now you ask a girl today, don't cover, you have to cover your head. How many girls will say, what is this? Why should we? So it is something like that, a habit which we have ingrained in ourselves. Now we need to go beyond that and adopt another behavioral pattern because of the challenges of a reality. COVID is a reality that can harm us. The youngster won't be harmed because he'll be the strongest in the immune system ladder. He'll be strong, but he'll be the carrier. His mother, his father, their father, their grandparents, others who are not so endowed in immune system strength,
So we have to adopt, we need to adopt this. I won't hesitate to say have to adopt it also. I don't like that word, have to. Great. Thank you so much, बाबा. अभी के लिए हम अपने क्वेश्चंस को विराम देते हैं. I think मेन जो ये आपने बताया उसमें से I think if I have to draw a summary कि प्लानिंग मतलब गोल सेटिंग, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही जरूरी है किसी भी आपदा में, किसी डिजास्टर में, एंड टू एग्जीक्यूट एनीथिंग. तो और इस चीज की अगर सिंस वी हैड अ फोरसाइट या दूरदर्शिता थी, पहले से देखा था, तो टू स्टार्ट दैट इन एडवांस इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल. एंड उसके साथ साथ आई थिंक कोलैबोरेटिव वर्क जो था दैट केम आउट इन वॉट एवर यू वर सेइंग, बी इट with hospitals, be it within the government, interdepartmental collaboration, across the nation, center-state collaboration. So collaborative work is one aspect जहाँ जिससे कोई भी काम आगे आसान हो सकता है. So I think these are main takeaways that I'll be taking back from today's session. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब हमारे साथ जुड़े. अब कुछ समय के लिए हाथ नहीं मिलाना है, प्रणाम करना है. करुणा प्रणाम. बिल्कुल. थैंक यू.